रात के 2 बजे थे जब राजू ने पहली बार उस ट्रक की चाबी अपने हाथ में ली। उसकी हथेली में पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। 20 साल की उम्र में गांव से शहर आकर ट्रक ड्राइवर बनना उसके लिए एक बड़ा कदम था। उसने सोचा था कि ये सिर्फ एक नौकरी है, एक तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कदम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात से शुरू हुई कहानी आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है, जैसे कोई पुराना गाना जो बार बार सुनाई देता रहता है। राजू का पहला दिन बिल्कुल सामान्य था। कंपनी का दफ्तर छोटा सा था, एक पुरानी बिल्डिंग में। मैनेजर साहब ने उसे एक पुराना टाटा ट्रक दिया था, नंबर UP 16 B8749। ट्रक देखने में तो ठीक लग रहा था, सफ़ेद रंग का, थोड़ा पुराना लेकिन चलने लायक। लेकिन जैसे ही राजू ने कैबिन का दरवाज़ा खोला, कुछ अजीब सी बू आई अंदर से। ये बू कुछ अलग थी, ना तो डीजल की और ना ही पुराने कपड़ों की, जैसे कि कोई चीज़ सड़ गई हो या फिर जैसे बारिश के बाद गीली मिट्टी में कुछ दब गया हो। राजू ने सोचा शायद पुराना होने की वजह से ऐसा है। आखिर कितने साल पुराना होगा ये ट्रक, कितने ड्राइवर्स ने इसे चलाया होगा। मैनेजर साहब ने राजू को ट्रक के बारे में बताया। यार राजू, ये ट्रक बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा क्वर्की है। कभी कभी रेडियो अपने आप चल जाता है, कभी लाइट्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंजन बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो। राजू ने सिर हिलाया। नई नौकरी में कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। पहली ट्रिप दिल्ली से जयपुर की थी। सामान लोड करने में 2 घंटे लगे। कार्टन के डिब्बे, प्लास्टिक के बैग, कुछ मशीनों के पार्ट्स। राजू ने सब कुछ केयरफुली अरेंज किया। उसे पता था कि अगर सामान ठीक से नहीं रखा तो रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। जब वो निकला तो शाम के 6 बज रहे थे। दिल्ली की ट्रैफिक से निकलने में ही 1 घंटा लग गया। हाईवे पर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए थे। हाईवे पर ट्रैफिक कम था, इसलिए राजू ने सोचा कि रात भर चलकर सुबह तक जयपुर पहुंच जाएगा। उसने कैलकुलेशन की थी कि अगर 60 की एवरेज स्पीड से चले तो 6 आवर्स में पहुंच जाएगा। फिर वो रेस्ट कर सकेगा और अगली ट्रिप के लिए रेडी हो सकेगा। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, राजू को एहसास हुआ कि ये ट्रिप उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी वो सोच रहा था। पहले तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुई। ट्रक का स्पीडोमीटर कभी कभी अजीब रीडिंग दे रहा था, कभी 0, कभी 120, लेकिन राजू को लगा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। फिर फ्यूल गेज भी अजीब बिहेव कर रहा था, कभी फुल कभी एम्प्टी। राजू ने सोचा कि पुराने ट्रक में ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। लेकिन फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया। राजू ने बंद किया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर चालू हो गया। इस बार आवाज़ भी अजीब थी, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। स्टैटिक नॉइस के बीच में कोई विस्परिंग कर रहा था। राजू ने वॉल्यूम कम किया, लेकिन आवाज़ उतनी ही तेज रही। उसने रेडियो का तार ही निकाल दिया, लेकिन फिर भी आवाज़ आती रही। ये इम्पॉसिबल था। बिना पावर के रेडियो कैसे चल सकता था? राजू के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर पकड़े हुए थे। उसकी पीठ में पसीना आ रहा था। यार ये क्या हो रहा है, वो खुद से बुदबुदाया। उसने सोचा कि शायद कोई हिडन स्पीकर है ट्रक में या फिर कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड है, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। एकदम से अंधेरा हो गया। राजू का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और रोड साइड पर रुक गया। हाथ कांप रहे थे जब वो ट्रक से बाहर निकला। बैटरी चेक की, टर्मिनल्स टाइट थे, वोल्टेज भी ठीक था। वायरिंग देखी, कहीं कोई लूज कनेक्शन नहीं था। फ्यूज बॉक्स भी चेक किया, सब कुछ ठीक था। ये कैसे हो सकता था? इलेक्ट्रिकल सिस्टम परफेक्ट था, फिर लाइट्स कैसे बंद हो गईं? जैसे ही वो वापस ड्राइवर सीट पर बैठा, लाइट्स अपने आप चालू हो गईं, बिल्कुल ब्राइट, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजू ने इग्निशन स्विच को कई बार ऑन ऑफ किया, लाइट्स कंट्रोल भी चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। यार ये क्या हो रहा है, राजू ने खुद से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिर पहली नौकरी थी, छोड़ना नहीं चाहता था। उसके घर में माताजी का ऑपरेशन होना था, पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए चाहे जो भी हो वो ये ट्रिप कंप्लीट करेगा। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। जब वो एक सुनसान हाईवे स्ट्रेच से गुजर रहा था तो बैक मिरर में उसे कुछ दिखा। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई शैडो है या फिर सामान की वजह से कोई रिफ्लेक्शन, लेकिन जब उसने केयरफुली देखा तो ट्रक के पीछे सामान के बीच में कोई बैठा हुआ था। एक आदमी की छाया साफ दिख रही थी। वो हिल भी रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका मुंह सूख गया। ये कैसे हो सकता था? उसने खुद सामान लोड किया था। वहां कोई जगह नहीं थी किसी आदमी के बैठने की, और फिर कोई कैसे चुपचाप ट्रक में घुस सकता था? उसने ट्रक रोका और पीछे जाके देखा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और केयरफुली सामान चेक किया। वहां कोई नहीं था,
सिर्फ कार्टन के डिब्बे और प्लास्टिक के बैग थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अरेंज किए थे। कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं थी। लेकिन जब वो वापस ड्राइवर सीट पर आया तो फिर से मिरर में वही छाया दिखी। इस बार वो और भी क्लियर थी। एक आदमी थोड़ा झुका हुआ जैसे कुछ देख रहा हो। राजू ने आंखें मली, सोचा कि शायद थकान की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन जब उसने फिर देखा तो वो अभी भी वहां था। इस बार राजू ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोमेंट था। वहां एक आदमी बैठा था, पुराने कपड़े पहने जो फटे हुए और गंदे थे। उसका चेहरा धुंधला सा था, जैसे कोई फॉग हो, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ दिख रही थीं और वो आंखें राजू को घूर रही थीं। जब राजू ने आंखें मिलाईं तो वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि राजू की सांस फूलने लगी। ये कोई नॉर्मल स्माइल नहीं था, ये कुछ और था, जैसे कोई प्रेडेटर अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। राजू के पूरे शरीर में कपकपी हो गई। तुम कौन हो? यहां कैसे आए? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो खुद को सुनाई दे रही थी। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा फेड होने लगा। पहले उसकी आंखें गायब हुईं, फिर नाक, फिर मुंह, आखिर में सिर्फ उसकी मुस्कान बची रही जो हवा में तैर रही थी। फिर वो भी गायब हो गई जैसे धुआं हो। राजू ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से भागने लगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। क्या ये सच था या सिर्फ उसका वहम? लेकिन जो कुछ भी था वो बहुत डरावना था। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मूवीज में देखे गए घोस्ट भी इतने स्केरी नहीं लगते थे। राजू ने स्पीडोमीटर देखा, वो 90 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन उसे लगा कि वो बहुत धीमे जा रहा है, जैसे कुछ उसे पीछे खींच रहा हो। उसने एक्सेलरेटर और जोर से दबाया, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ी। अगले 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। राजू ने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लगा हो। उसने रेडियो लगाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। ये स्ट्रेच बहुत आइसोलेटेड था। दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था, कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ सड़क और दोनों तरफ जंगल। लेकिन फिर ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। राजू ने एक्सेलरेटर चेक किया, वो प्रॉपरली प्रेस्ड था, क्लच भी ठीक था, गियर भी सही पोजीशन में था। लेकिन ट्रक की स्पीड कम होती जा रही थी। पहले 90 से 80, फिर 70, फिर 60। एक्सेलरेटर दबाने के बावजूद भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स ट्रक को पीछे से खींच रहा हो। तभी राजू को एहसास हुआ कि ट्रक सड़क से हटकर एक अजीब रास्ते पर जा रहा है। ये रास्ता उसके जीपीएस में नहीं था। उसने मैप चेक किया, लेकिन यहाँ कोई साइड रोड नहीं दिख रहा था। लेकिन ट्रक एक कच्चे रास्ते पर जा रहा था। चारों तरफ घने पेड़ थे और अंधेरा था। हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ कुछ मीटर्स तक दिख रहा था। राजू ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, जैसे कि वो सीमेंट में जम गया हो। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन स्टीयरिंग व्हील 1 इंच भी नहीं हिला। ट्रक अपनी मर्जी से चल रहा था, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? राजू चिल्लाया। उसकी आवाज़ जंगल में एको हो रही थी। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई। वही आदमी वापस आ गया था। इस बार वो और भी क्लियर दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उसके चेहरे पर कुछ निशान भी थे। राजू, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। राजू की आत्मा कांप गई। उस आदमी को उसका नाम कैसे पता था? उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। कंपनी के पेपर्स में भी सिर्फ उसका सरनेम था। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? राजू ने पूछा। उसकी आवाज़ में पैनिक साफ सुनाई दे रही थी। मैं इस ट्रक का पुराना ड्राइवर हूँ। मेरा नाम सुरेश है। 3 महीने पहले इसी ट्रक में मेरी मौत हुई थी, एक एक्सीडेंट में, रात के टाइम इसी जैसे अकेले में। राजू का खून सूख गया। वो समझ गया कि वो किसी भूत से बात कर रहा है। उसने मूवीज़ में ऐसी चीज़ें देखी थीं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सुरेश ने कहा। उसकी आवाज़ में कुछ काइंडनेस थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस ट्रक में कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ मुझे नहीं मारा, बल्कि इससे पहले भी कई ड्राइवर्स की जान गई है। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये ट्रक श्रापित है। इसमें कुछ ऐसा है जो ड्राइवर्स को मारता है। पहले रमेश था, वो भी नया ड्राइवर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर विकास आया, उसकी भी यही मौत हुई। फिर मैं आया और अब तुम्हारी बारी है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? पहले तुम्हें सच जानना होगा, सुरेश ने कहा। ये ट्रक एक बड़े एक्सीडेंट में शामिल था। 5 साल पहले इसने एक पूरे परिवार को कुचल दिया था। उस परिवार में एक छोटा बच्चा भी था, सिर्फ 6 साल का।
उस बच्चे की आत्मा इस ट्रक में फंसी हुई है, वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। राजू को समझ आ गया कि वो कितने बड़े खतरे में है। तो अब क्या होगा? अब तुम्हें उस बच्चे से माफी मांगनी होगी, उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, तभी तुम यहां से निकल सकोगे और मैं भी फ्री हो सकूंगा। तभी ट्रक अचानक रुक गया। राजू ने देखा कि वो एक पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़ा है। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें थीं, पुराने हेडस्टोन्स थे, कुछ में नेम्स भी क्लियर नहीं दिख रही थीं। हवा में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो या फिर लीव्स रसल कर रही हों, लेकिन हवा बिल्कुल शांत थी। यहाँ उस परिवार की कब्र है, सुरेश ने कहा। तुम्हें यहाँ जाकर माफी मांगनी होगी, लेकिन केयरफुल रहना, यहाँ और भी स्पिरिट्स हैं, वो सब फ्रेंडली नहीं है। राजू ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर निकला। कब्रिस्तान में जाना उसके लिए बहुत डरावना था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन बैटरी लो थी, लाइट बहुत डिम थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान में घुसा, हवा तेज होने लगी, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं और अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी कभी लगता था कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, राजू राजू, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। राजू के कदम कांप रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। कब्रिस्तान बहुत पुराना था, कुछ ग्रेव्स तो इतनी पुरानी थीं कि उन पर घास उगाई थी, कुछ हेडस्टोन्स टूट गए थे। ये जगह बहुत नेग्लेक्टेड लग रही थी, जैसे कोई यहाँ साल भर नहीं आया हो। एक टूटी हुई कब्र के पास पहुंचकर राजू रुक गया। वहां एक छोटे बच्चे का नाम लिखा था, आर्यन शर्मा, उम्र 6 साल। डेट भी थी एग्जैक्टली 5 साल पहले की। राजू की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ 6 साल का था यह बच्चा, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी। मुझे माफ कर दो, राजू ने कहा। उसकी आवाज में जेन्युइन इमोशन था। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जिस ट्रक से तुम्हारी मौत हुई, अब मैं उसे चला रहा हूं। मुझे माफ कर दो और शांति से जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी एक छोटी सी आवाज आई, बिल्कुल बच्चे जैसी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं भैया, मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, मैं बहुत डर गया था उस दिन। राजू ने मुड़कर देखा, वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन कोई एंगर नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह लग रहा था, सिर्फ उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, राजू ने कहा। उसकी आवाज में बहुत केयर थी। तुम उनके पास जाओ, अब तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम फ्री हो। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद भैया, अब मैं जा सकता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा से मिल सकूंगा। और वो धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन इस बार पीसफुली। कोई स्कैरी फीलिंग नहीं थी। साथ ही कब्रिस्तान की डरावनी आवाजें भी बंद हो गईं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजू वापस ट्रक के पास आया। सुरेश अभी भी वहां था, लेकिन अब वो डिफरेंट लग रहा था। उसके चेहरे पर पीस थी। तुमने अच्छा काम किया, सुरेश ने कहा। अब उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन अभी भी खतरा बाकी है। क्या मतलब? राजू ने पूछा। ये ट्रक अभी भी श्रापित है, इसमें और भी नेगेटिव एनर्जी है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा, कभी भी इसे वापस नहीं चलाना होगा। राजू ने सोचा, नौकरी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। उसके पास अभी भी ऑप्शंस थे। दूसरी कंपनीज में भी ड्राइवर की जॉब्स मिल सकती थीं। ठीक है, राजू ने कहा, मैं ये ट्रक नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं यहां से कैसे निकलूंगा? लेकिन पहले तुम्हें वापस हाईवे पर पहुंचना होगा, सुरेश ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब मैं भी फ्री हो सकूंगा। सुरेश ने ट्रक स्टार्ट किया और वो अपने आप चलने लगा। इस बार राजू को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सुरेश उसकी मदद कर रहा है। ट्रक स्मूथली चल रहा था, कोई जर्किंग नहीं थी, रास्ता भी क्लियर दिख रहा था। आधे घंटे बाद वो वापस हाईवे पर पहुंच गए। सुरेश ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, इस ट्रक को कभी मत चलाना, इसे कंपनी को वापस कर दो। तुम्हारा क्या होगा? राजू ने पूछा। मैं भी अब शांति से जा सकूंगा। तुमने मेरी मदद की है, मैं भी उस बच्चे की तरह अपनी फैमिली से मिल सकूंगा। और सुरेश भी गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने स्माइल किया था। राजू ने तुरंत कंपनी को फ़ोन किया और बताया कि वो ये ट्रक नहीं चला सकता। मैनेजर ने पहले तो गुस्सा किया। क्या बात है राजू, पहली ही ट्रिप में प्रॉब्लम? ये कोई बहाना है? लेकिन जब राजू ने पूरी कहानी बताई तो मैनेजर भी डर गया। अरे यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी पता था कि इस ट्रक में कुछ प्रॉब्लम है। पिछले 3 ड्राइवर्स भी छोड़ गए थे। अगले दिन कंपनी ने उस ट्रक को स्क्रैप कर दिया। राजू को एक नया ट्रक मिला, बिल्कुल फ्रेश, कोई हिस्ट्री नहीं थी, और वो खुशी से अपना काम करने लगा। लेकिन उस रात की यादें आज भी उसे परेशान करती है।
कभी कभी वो सोचता है कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो क्या होता। शायद वो भी सुरेश की तरह उस ट्रक में फंस जाता। शायद वो भी कभी अपने घर वापस नहीं जा पाता। राजू अब दूसरे नए ड्राइवर्स को हमेशा सलाह देता है कि अगर कभी कुछ अजीब लगे तो तुरंत रुक जाना चाहिए। यार, सड़क पर सिर्फ एक्सीडेंट्स का डर नहीं होता, वो कहता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि कुछ गलत है तो इमीडिएटली कंपनी को इन्फॉर्म करो। जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। आज राजू एक सफल ट्रक ड्राइवर है, उसका अपना ट्रक है और अच्छी कमाई है। उसने शादी भी कर ली है और एक छोटा सा बच्चा भी है, लेकिन वो हमेशा याद रखता है कि उस रात उसकी जान कैसे बची थी, और वो हमेशा उस छोटे बच्चे आर्यन और उसके पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करता है कि उन्हें शांति मिली हो। कभी कभी जब वो रात में ड्राइविंग करता है तो उसे लगता है कि कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। शायद सुरेश अभी भी उसकी केयर कर रहा है। राजू ने एक स्मॉल टेम्पल भी बनवाया है अपने गांव में, आर्यन और उसके पेरेंट्स की मेमोरी में। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम हिम्मत रखें और सही काम करें तो हर मुश्किल से निकला जा सकता है। राजू की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो जिंदा हो